हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के अंदर, और अभी तक हमने पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। रेनफॉल कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे रूप में गिरती है पृथ्वी पे, धरती पे। देन हमने पढ़ा था रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग टाइम है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइम, रेन गेज से एवरेज रेनफॉल डाटा कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे कि रेनफॉल में से लॉसेस क्या होते हैं। देखिए, कोई चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। बारिश जो गिरती है उसको 100% हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसका या उस पानी को 100% कंज्यूम नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लॉस में जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर इसी पे बेसिस है, और इसी के साथ अगले लेक्चर के अंदर मैं अपलोड करूँगा तो हमारा हाइड्रोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं लॉसेस फ्रॉम रेनफॉल से। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का बेसिक एम रन ऑफ, यानी जो बारिश का पानी है जो बहता है उसको कैलकुलेट करना होता है। बारिश का वो हिस्सा जो रन ऑफ में कैलकुलेट परिवर्तित ना हो पाए, कन्वर्ट ना हो पाए, उसे प्रेसिपिटेशन लॉस कहते हैं। और सीधे शब्दों में अगर प्रेसिपिटेशन लॉस निकालना हो तो रेनफॉल में से रन ऑफ अगर माइनस कर दें तो जो क्वांटिटी आपके पास निकल के आती है वो रेनफॉल लॉसेस कहलाती है। और रेनफॉल लॉसेस को बेसिकली 5 रूप में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना। सबसे नंबर 1 है इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन और इनफिल्ट्रेशन, ये 3 अपने कोर्स में, मैंने इनफिल्ट्रेशन देखा नहीं था पहले, तो हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अगले लेक्चर में इसी की बात करेंगे। तो धीरे धीरे जो भी हमारे कोर्स वाले लॉसेज है इनको कवर अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं। सबको पता है वाष्पीकरण क्या होता है। पानी का लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्जन वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहलाता है। अब इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 वेपर प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डाल्टन लॉ या डाल्टन की इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें उसने इवेपोरेशन लॉस का फॉर्मूला दिया है C इंटू EW माइनस EA। अभी क्या चीज़ें होती है? EL तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, mm पर डे। हम हमेशा से इवेपोरेशन लॉसेस को मिलीमीटर पर डे में कैलकुलेट करेंगे। CA कांस्टेंट है ना। EW, ये गलती से CW दिख रहा है, ये EW है, सैचुरेट वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg, यानी फुल सैचुरेटेड कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा इन रेस्पेक्ट टू Hg यानी मरकरी। कोई भी प्रेशर होता है उसको मरकरी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। ये सब आपने FM HM में पढ़ा होगा, क्योंकि मरकरी एक स्टैंडर्ड प्रेशर मेजरिंग फ्लूइड है। ठीक है ना। वैसे मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फेज में रहता है। EA एक्चुअल वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg। वास्तविकता में जो वेपर प्रेशर अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट टू Hg या मरकरी mm के अंदर, वो EA कहलाएगा। ठीक है। अब ये EA और EW कैसे आपके इवेपोरेशन को एक तरीके से प्रभावित करते हैं? अगर आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर EA लेस देन हो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से, तो इवेपोरेशन अच्छा खासा होगा, है ना। दिखती सी बात है, वेपर प्रेशर कंडेंस ज़्यादा होंगे, डेंसिटी उसमें पानी की ज़्यादा होगी, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होएगा। EA अगर ग्रेटर देन EW हो तो कंडेंसेशन, जिसको संघनन बोलते होगा। अगर आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो किसी प्रकार का वाष्पीकरण नहीं होगा, वो एक स्टेबलाइज कंडीशन है, या उसको आइडियलाइज कंडीशन कहते हैं, और ऐसा देखने को कम ही मिलता है। ठीक है ना। टेम्परेचर सबको पता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा ही होगा। विंड की स्पीड बढ़ने पे इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि विंड हवा तेज चलती है तो वो एक जगह पे बनने वाले प्रेशर डिफरेंस को काफ़ी देर तक वहाँ पे टिकने नहीं देती और आगे उसको मूव ऑन करती रहती है।
इसलिए हम कह सकते हैं विंड स्पीड बढ़ने पे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। प्रेशर देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मानसून के सीजन के अंदर अखबार में भी आता है या आजकल तो मोबाइल ऐप्स में भी देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर जगह पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बना। निम्न वायु दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने के कारण वहां पर जो होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने लग जाता है और उस जगह पर बादल खींचे आने लग जाते हैं और वहां पर इवेपोरेशन की रेट हाई हो जाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर अगर नमी है और गर्मी तेज है तो इवेपोरेशन से हवा फुल स्पीड में ऊपर की तरफ इवेपोरेट होने लगती है। तो वहां पे हम कह सकते हैं प्रेशर ड्रॉप होने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा और प्रेशर घटने के कारण ही वो बादलों को अट्रैक्ट करती है और उस जगह पर पर्टिकुलर रेन बाकी अन्य मुकाबलों की तुलना में ज्यादा होती है। वाटर क्वालिटी, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक बार एसएससी में आया हुआ है, मतलब कई बार रिपीट हो जाता है एसएससी में। क्वेश्चन इस तरीके से था कि अगर पानी में सॉल्ट मौजूद हो तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कांस्टेंट होगा या नन ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना है, अगर लवण युक्त पानी या सलाइन वाटर है तो उसमें इवेपोरेशन कम होगा। कारण क्योंकि जो सॉल्ट होता है, ज़्यादातर हमारा जो सी के अंदर है वो सॉल्ट होता है, इसमें NO2CO3 या NaCl के जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो सोडियम कंपोनेंट है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं, इस कारण से पानी आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाता। लेकिन इसी के उल्टा अगर मीठे पानी का कोई सोर्स है तो उसमें इवेपोरेशन रेट काफ़ी हाई होगी और यही कारण है कि जो भी तालाब है या कुछ नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन रेट हाई होता है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, अब यह वाटर बॉडी क्या होती है? वाटर बॉडी जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है जिस एरिया में, जैसे एक तालाब है तो तालाब एक वाटर बॉडी है, एक छोटा सा मैं कुआं बनाऊं तो कुआं एक वाटर बॉडी है, समुद्र है तो समुद्र एक वाटर बॉडी है। तो अगर छिछली शैलो वाटर बॉडी है यानी उसकी डेप्थ ज़्यादा गहराई नहीं है तो उसकी इवेपोरेशन रेट गर्मियों में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कम गहराई से रहेगा पानी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा उस एरिया में और इवेपोरेशन जल्दी होगा। गहरी वाटर बॉडी में सर्दियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, आपको ध्यान रखना है। साइज ऑफ वाटर बॉडी, अगर छोटी वाटर बॉडी में बड़ी की तुलना में अधिक इवेपोरेशन लॉस होगा, या EL इवेपोरेशन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इवेपोरेशन को मेजर कैसे करें? तो इवेपोरेशन को मेजर करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 इज इवेपोरीमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फनल फ्लास्क जैसा या एक गिलास जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एम्पिरिकल इवेपोरेशन इक्वेशन सेकंड एंड नंबर 3 इज एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर के अंदर एक पेन लेते हैं, कलेक्टिंग पेन, जार ले सकते हैं जो जिसका पेंदा एकदम फ्लैट होता है, ठीक है ना, गिलास नहीं, आप एक इस तरीके समझ सकते हैं, छोटा बर्तन होता है एक तरीके से कांच का बना हुआ, उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर पानी भर देते हैं और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसको आर्टिफिशियली भी और नेचुरली भी हीटअप करते हैं, तो उससे जो उसमें मेजरमेंट लिखे रहते हैं उससे आपको पैन इवेपोरेशन पता चल जाता है। और पैन इवेपोरेशन को जब पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पैन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? उस पर्टिकुलर बर्तन का एक कोफिशिएंट होता है कि उससे कितना हीटअप होकर कितना इवेपोरेशन हो रहा है, और इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पैन कोफिशिएंट की वैल्यू एवरेज 0.8 रहती है, तो ये ध्यान रखना है। एम्पिरिकल इवेपोरेशन इक्वेशन, इसको मेयर इक्वेशन भी कहा जाता है। इसकी इवेपोरेशन की इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, KMEW - EA 1 + U9/16। अब Km क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लार्ज और डीप वाटर बॉडी के लिए तो 0.36 लेती है, स्मॉल या शैलो डीप वाटर बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 0.5 के आसपास रहती है। EL क्या होता है? लेक इवेपोरेशन होता ही है MM/डे के अंदर, आपको पता ही है क्या होता है।
EW सैचुरेटेड वापर प्रेशर इन mm ऑफ SD और EA एक्चुअल वेपर प्रेशर हमने पहले पढ़ा ही था क्या होता है। अब U9 एक नई चीज है, मीन मंथली विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबोव ग्राउंड इन किलोमीटर पर आवर, यानी एक महीने के अंदर एवरेज जमीन से 9 मीटर ऊंची हाइट पर हवा की क्या वैल्यू रहती है किलोमीटर, या हवा की क्या स्पीड रहती है किलोमीटर पर आवर में, वो U9 कहलाता है। इसकी एक्चुअल डाटा आपको इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे देता है। अगर विंड वेलोसिटी 9 मीटर के अलावा किसी अन्य डेप्थ पर कैलकुलेट करनी हो तो नीचे आपको एक रिलेशन दिख रहा है CH की पावर 1/7। H क्या होगी, वो पर्टिकुलर हाइट जिस पे आपको कैलकुलेट करना है विंड वेलोसिटी को, तो आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको रेशो निकालना हो 9 और 10 मीटर के ऊपर तो आपके सामने स्क्रीन है, उससे आप निकाल सकते हैं। अब आता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है वाटर बजट मेथड, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। नंबर 2 एनर्जी बैलेंस मेथड। एनर्जी बैलेंस मेथड में वाटर की इवेपोरेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। मास ट्रांसफर मेथड, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ लिया गया है। ये बाउंड्री लेयर जो आप पढ़ते थे FM में, उसकी टर्बुलेंस मास ट्रांसफर थ्योरी पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मास ट्रांसफर मेथड कौन सी थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है टर्बुलेंस मास ट्रांसफर थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे सामने आता है कि इवेपोरेशन हमने मेजरमेंट कर लिया, होता क्या है समझ लिया, अब इसको कम कैसे किया जाए। तो इसको कम करने के 3 तरीके हैं, रिजर्वायर के सरफेस एरिया को घटाकर और गहरी वाटर बॉडी को बनाकर। ये जो मेजरमेंट है ये भारत के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भारत में सर्दियों की तुलना में गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादा गहराई वाली वाटर बॉडीज को बना के और सरफेस एरिया को कम करके, जैसे वेल्स हो गए, कुएं हो गए, करके आपके इवेपोरेशन रेट को कम किया जा सकता है। मैकेनिकल कवर, जैसे कोई भी आपकी वाटर बॉडी है उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की या टिन की या कोई भी अन्य मटेरियल की शीट लगा दी जाए या उसको कवर अप कर दिया जाए तो इवेपोरेशन को कम किया जा सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली छोटी वाटर बॉडीज के लिए पॉसिबल है, बड़ी वाटर बॉडीज के लिए पॉसिबल नहीं है। केमिकल फिल्म लगाकर, जैसे सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल, एक्चुअल में इनका स्प्रे कर दिया जाता है, ये ऊपर एक केमिकल की फिल्म बना देते हैं जो कि एडजॉर्ब लेयर का काम करती है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब लेयर, जब हमने सॉइल पढ़ी थी तब इसके बारे में देखा था। वो एडजॉर्ब लेयर इवेपोरेशन की रेट को काफी हद तक कम कर देती है, लेकिन इनको मिक्स करने से जो वाटर बॉडी का पानी है वो कंटामिनेट हो सकता है या और अन्य प्रकार के बैक्टीरिया और वो दूसरी चीजें उसमें डेवलप हो सकती है, ठीक है ना, और काफी इकोनॉमिकल भी नहीं है। सेकेंड लॉस की बात करेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन। देखो हमें पता है कि पौधे जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर को रिलीज करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन हमने पढ़ा ही था, लेकिन सीधे तौर पे ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कैलकुलेट किया जाना मुश्किल है। इन दोनों को कंबाइंड करके इनको कैलकुलेट करने की जो स्टडी है उसको इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन को कंजम्पटिव यूज भी कहते हैं। यह फसलों के लिए सदैव आसानी से हर समय जब फसलों के लिए आसानी से हर समय पानी उपलब्ध रहे तो ऐसे मिलने वाले पानी को पोटेंशियल इवेपोरेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई खेत में फसल बोने जा रहे हैं पूरे साल, चाहे वो खरीफ की हो, चाहे रबी की हो, चाहे जैद की हो या कोई भी वार्षिक फसल हो, और उसके लिए आपके पास एनी टाइम पानी मौजूद हो, तो वहां पर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डेवलप हो चुका है। जब सॉइल का मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी, हमने फील्ड कैपेसिटी पढ़ी थी इरिगेशन में, वो कैपेसिटी होती है फील्ड कैपेसिटी जहां से फसलें अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, प्रैक्टिकली वो फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। तो जब सॉइल का मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी पे हो तो वो पीईटी कहलाता है। आप कह सकते हो सॉइल की फील्ड कैपेसिटी भी आपके पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को ही बताएगी। अगर सॉइल का मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी से कम हो तो इसको एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन AET कहते हैं।
और AET अपॉन PT का रेशियो यानी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का रेशियो ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि AET की वैल्यू PET की वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दे तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकलता है। विल्टिंग पॉइंट वो गहराई होती है जमीन के नीचे पानी की जहां से आप पौधों के इस्तेमाल किए जाने लायक पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो हिस्सा या वो गहराई परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। और फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच की जो डेप्थ है वो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करना है तो दो मेथड है इसके, लाइजीमीटर मेथड और फील्ड प्लॉट मेथड। तो लाइजीमीटर क्या, एक सर्कुलर टैंक होता है जिसमें मिट्टी और उस फसल को बोया जाता है जिसका AET निकालना हो, और उन पे अलग अलग समय पर अलग अलग कैलकुलेशंस करके आप AET को निकाल सकते हो। और इसके लिए आपकी इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, AET इक्वल्स टू WSI माइनस WAD माइनस WC माइनस WSF। WSI क्या है, ओरिजिनल वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल प्लस प्लांट, यानी जो आपका कंटेनर जो आपने कंसीडर किया उसका वजन, सॉइल और प्लांट का वजन। WAD वेट ऑफ वाटर एडेड, WC वेट ऑफ वाटर कलेक्टेड, WSF फाइनल वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल प्लस प्लांट। मतलब सारी चीजें आने के बाद आपका जो फाइनल वेट बचेगा कंटेनर का प्लांट के पूरी तरह डेवलप होने के बाद वो WSF कहलाएगा। तो ये एक लाइजीमीटर मेथड था। फील्ड प्लॉट मेथड, इसमें हम एक फील्ड कंसीडर करते हैं। तो जितना पानी आप इसमें सप्लाई कर रहे हो उसमें से कितना बाहर निकल रहा है और कितना स्टोरेज हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो फील्ड प्लॉट मेथड कहलाता है। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है क्योंकि इसमें लॉसेस कितने हैं उसको हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अब आता है आपका मेजरमेंट ऑफ PET पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, इसके भी दो मेथड है, पेनमैन इक्वेशन और ब्लेनिक-लिटिल मेथड। तो आपकी ब्लेनिक-लिटिल मेथड की इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, दैट इज 2.54 K समेशन PF इंटू TF अपॉन 100। PF क्या है, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट आवर, यानी एक महीने में कितने समय तक आपको परसेंटेज में लाइट आवर यानी प्रकाश मिला, वो आपको बताती है घंटों में। मीन TF क्या होता है, मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट के अंदर आपको बताता है। ये थोड़ा सा आपको कन्वर्जन बताया डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का। K कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप, मंथ और लोकेलिटी के ऊपर। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली कई बार गिवन होती है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का तरीका इवेपोट्रांसपिरेशन का। एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार आया है और इस बार भी आने के चांसेस हैं कि जो रेखा इक्वल ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन के इक्वल पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है उस पॉइंट को आइसोप्लेथ कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, यानी जमीन के नीचे वो डेप्थ जहाँ पे इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन मिलेगा उसको आप आइसोप्लेथ कहेंगे, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये कई बार पूछा जा चुका है, क्लियर है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपका हाइड्रोलॉजी का लास्ट टॉपिक बताया है इनफिल्ट्रेशन, उसके साथ ही हमारी जो हाइड्रोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इरिगेशन में आपका एक आधा टॉपिक है वियर एंड इट्स कैलकुलेशन, बट आपको उसको स्किप करके चलना है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव के रूप में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको कवर अप कराने की कोशिश की है, कुछ और रह गई हो तो मैं करवा दूंगा। मिलते हैं हमारे हाइड्रोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा इनफिल्ट्रेशन एंड इट्स कैलकुलेशन, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।